नमस्कार दोस्तों। इंडियन जीके बाय बी सर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं पृथ्वी और उसका सौरमंडल से संबंध यानी पृथ्वी और उसका सौरविक संबंध से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। और मित्रों, आपसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को पहुंचाइए। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है, क्या कहलाती है? तो सही उत्तर होगा प्रकाश चक्र। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो सही उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी पृथ्वी की परिभ्रमण की जो दिशा है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सही उत्तर होगा 3 जनवरी को। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा उपसौर। मित्रों, याद रखिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे उपसौर कहा जाता है और यह दूरी 3 जनवरी को न्यूनतम होती है। बात करें अगले प्रश्न की। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी है जिसे उपसौर कहा जाता है, तो वह दूरी कितनी है? तो सही उत्तर होगा 9.15 करोड़ मील। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है या कब होती है? यानी सूर्य की और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है, तो सही उत्तर होगा 4 जुलाई को। यानी न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को और अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा अपसौर। मित्रों, याद रखिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा एप्साइड रेखा। अगला प्रश्न, ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो सही उत्तर होगा अक्षांश रेखाएं। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित कोणीय दूरी कहलाती है, तो सही उत्तर होगा अक्षांशीय दूरी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। शून्य अंश की स्थिति से किसे माना जाता है? शून्य अंश की स्थिति से किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा विषुवत रेखा को। यानी जो शून्य अंश की स्थिति है वहां पर विषुवत रेखा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी क्या कहलाती है? विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो सही उत्तर होगा उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा जोन। अगला प्रश्न, 2 अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? 2 अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? तो सही उत्तर होगा 111 किलोमीटर यानी 111 किमी। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.1/2 डिग्री या 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा कर्क रेखा। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा के दक्षिण में
डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मकर रेखा। अगला प्रश्न, ग्लोब पर खींची जाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ग्लोब पर खींची जाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो सही उत्तर होगा देशांतर रेखाएं। अगला प्रश्न, देशांतर रेखाएं कहाँ पर मिलती है? यानी ग्लोब पर जो खींची जाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक जो रेखाएं हैं वह कहाँ पर मिलती है? तो सही उत्तर होगा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर एक बिंदु पर। यानी जो काल्पनिक जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती है जिन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है, वह देशांतर रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलती है। अगला प्रश्न, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को कहा जाता है? ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा 0 डिग्री देशांतर रेखा। अगला प्रश्न, ग्रीनविच रेखा के बाईं ओर की रेखाएं क्या कहलाती है? ग्रीनविच रेखा के बाईं ओर की रेखाएं क्या कहलाती है? तो सही उत्तर होगा पश्चिमी देशांतर। और याद रखिए कि ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर से गुजरने वाली रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। अगला प्रश्न, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा गोरे। अगला प्रश्न, शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश अक्षांश कहाँ काटती है? तो सही उत्तर होगा अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है? तो सही उत्तर होगा देशांतर रेखाएं। अगला प्रश्न, कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 180। और गिनने में अगर बात की जाए तो 181। अगला प्रश्न, कुल देशांतर की संख्या कितनी है? कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है या कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर होगा 360। अगला प्रश्न, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो सही उत्तर होगा 15 डिग्री। अगला प्रश्न, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर समय में कितना अंतर होगा? दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर समय में कितना अंतर होगा? तो सही उत्तर होगा 4 मिनट का। अगला प्रश्न, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सही उत्तर होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा संक्रांति। अगला प्रश्न, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत किस दिन चमकता है? सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत किस दिन चमकता है? तो सही उत्तर होगा 21 जून को। अगला प्रश्न, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत किस दिन होता है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत किस दिन होता है? तो सही उत्तर होगा 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर कब होते हैं? यानी संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर कब होते हैं? तो सही उत्तर होगा 22 सितंबर एवं 21 मार्च को। और मित्रों, बात करें कि सबसे बड़ी रात कब होती है, तो 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को। अगला प्रश्न, शारद विषुव के
किस दिन को कहा जाता है? शरद विश्व किस दिन को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा 22 सितंबर को। अगला प्रश्न, बसंत विश्व में किस दिन को कहा जाता है? बसंत विश्व में किस दिन को गिना जाता है या किस दिन को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा 21 मार्च को। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण होता है, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सही उत्तर होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने के कारण। मित्रों याद रखिए कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पड़ पाता और उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? तो सही उत्तर होगा अमावस्या को। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो सही उत्तर होगा सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने पर। मित्रों याद रखिए कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता और चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता, उसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? तो सही उत्तर होगा पूर्णिमा को। मित्रों याद रखिए कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। अगला प्रश्न, पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर के समय में क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर होगा 4 मिनट बढ़ जाता है। यानी पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, पश्चिम की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर होगा 4 मिनट घट जाता है। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दक्षिणी गोलार्ध। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। और आज का हमारा ये टॉपिक तुम्हें आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए तथा इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे इस निःशुल्क गंगा का उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।